नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस में। मैं आशुतोष और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक तिवारी जी। किसी पहचान के मोहताज नहीं है और बिहार की राजनीति में इनका जो ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो या फिर जो पकड़ है इनकी, वो लाजवाब है, कहने योग्य नहीं है। सीधा चलते हैं, बिहार की राजनीति पे बात होगी। आरजेडी कहां स्टैंड करती है, कांग्रेस का क्या पक्ष है, बीजेपी क्या इस बार अपनी परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी या जदयू फेल हो जाएगी, सारी चीजों पे बात होगी। भैया सबसे पहले स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पे। सवाल सीधा है और स्पष्ट, मैं चाहूंगा कि आप आज जवाब भी दें। बिहार में जो कुछ चल रहा है, हर पार्टी में लग रहा है कहीं ना कहीं कि एक राहु केतु का ग्रहण सा बिहार की राजनीति में हर पार्टी पे देखने को मिल रहा है। शीर्ष अगर हम बात करें तो, या फिर आरजेडी पे बात करें, परिवार में जिस तरह से स्थिति पैदा हो गई है, या फिर जदयू में सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद उठ खड़ा हुआ है, बीजेपी जिस तरह से अपने ही चाल में फंसती नजर आ रही है। तो कहाँ देख रहे हैं आप 2025 का इलेक्शन किस और मूव कर रहा है? एक और बिंदु, जनसुराज का तो आपने नाम लिया ही नहीं। जनसुराज का मैंने आता हूं, मैं लूंगा आगे, उसका लूंगा मैं नाम। नहीं, ये बात ठीक है। देखिए, बिहार में इस वक्त वोटर्स के मन में जब अभी हम लोग जब पश्चिमी चंपारण की तरफ गए थे तो आशुतोष जी, मैंने जानबूझ के वो रूट पकड़ा जो लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जा सकता है, वो सारण का एरिया, और वहाँ से सरैया होते हुए मुजफ्फरपुर का वो रूट रहा। एक चीज़ जो इस वक्त बिहार की राजनीति में स्पष्ट रूप से देखी जा रही है, कन्फ्यूजन। दूसरा, परिवार के अंदर कंफ्यूजन, राजद इटसेल्फ कंफ्यूज्ड, और उसके कई कारण हैं। देखिए, पहले हम ये समझ लेते कि किसका क्या मजबूत पक्ष है। ठीक है, ये सब जानते हैं कि राजद का मजबूत पक्ष माई समीकरण है। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, किसी भी पार्टी को सॉल्यूशन का पता नहीं मिल रहा? नहीं, सॉल्यूशन कुछ पार्टी के पास है। मैं वही उसी पे आ रहा था। तो पहले राजद के मजबूत पक्ष के बारे में बात करें, माई समीकरण। इस मजबूत पक्ष में सबसे बड़ा इशू ये है कि ये महागठबंधन का भी मजबूत पक्ष है। महागठबंधन का भी मजबूत पक्ष यही माई है। कांग्रेस इसकी सबसे कमजोर कड़ी है। अगर आप देखिए कांग्रेस के रीसेंट बयान, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आए या उसके पहले कुंभ के ऊपर आए, और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो एक हिंदू सेगमेंट स्पेशली वो ज्यादा बेचैन है। वो इस मैटर में अब कंफ्यूज नहीं है यहां पर कि कौन उसके साथ खड़ा नहीं है। ठीक है, अब ये पक्ष जैसे ही क्लियर होता है तो आप देखिए जदयू ने की स्ट्रेटेजी कहां बदलती है। आपने देखा होगा वो इन दिनों नेपाल बॉर्डर पे बांग्लादेशी और इवन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है रिसेंटली। ये टेक्निकली जदयू की लाइन नहीं हुआ करती थी, ये बीजेपी की लाइन हुआ करती थी। योगी जी ने नेपाल में बॉर्डर के पास लगभग 400 अवैध मदरसे और मस्जिद गिराए हैं जो इलीगल है, लेकिन इस प्रकार के कार्य बिहार में नहीं होते। इसी पे एक सवाल, इसलिए मैंने कहा था कि कहीं जदयू फंसते तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जदयू का कहा जाता था कि कहीं ना कहीं एक वोट बैंक है, वो मुस्लिम का वोट बैंक भी है। अभी मैं वही कंप्लीट कर रहा था। लोगों को ये लग रहा है कि जदयू कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। नहीं, ये पॉलिटिकल पंडितों की, मैं सादा पेपर होता तो लिख देता, ये पॉलिटिकल पंडित चूक कर रहे हैं। यहीं पर जदयू अपने बेस वोटर को अभी भी नहीं खोई हुई। कुर्मी उनके साथ इंटैक्ट है, धानुक इंटैक्ट है, महिला वोट इंटैक्ट है। हो गया 15%, 26% के आसपास बीजेपी का कैडर वोट, 5 से 6% चिराग पासवान जी का कैडर वोट। ये लोकसभा से अपस्विंग कैसे हो रहा है, मैं वहां पे पहुंच रहा हूं। आप देखिए, राजद आईटी सेल की अपनी गलतियों के कारण इतना उनके आईटी सेल में अनारकली ऑफ आ रहा है, पथिक पटेल हैं, प्रियांशु कुशवाहा है, उनका जिस प्रकार से सवर्णों को लेकर के ट्विटर पर क्लियर कट एक बिहेवियर रहा है। लोकसभा में भूमिहार वोट आपको पाटलिपुत्रा लोकसभा में मिला, जहानाबाद लोकसभा में स्प्लिट हुआ था। इसके अलावा आप समस्तीपुर में थे, वैशाली में आप देखिए भूमिहारों ने बहुत वोट किया, राजद को वोट किया। विधानसभा में नहीं हो रहा, एकदम भूमिहार एकदम एंटी राजद खड़ा हो गया है। जो तो आपको पहले यह समझना होगा कि मात्र 8-9 महीने में, 1 साल में ऐसा क्या बदल गया जो लालू की राजनीति में भूमिहार वापस आ रहे थे वो अचानक आपसे दूर हो रहे थे। और यह सॉल्यूशन आपको कहां पहुंचाएगा, जो आप जिस पॉलिटिकल बेस पर राहुल गांधी की पिच पर जो राजद खेल रही है कि कास्ट लाइन पर डिवाइड करेंगे, मुसलमान का वोट मेरा है। तो ये सोशल मीडिया का दौर है आशुतोष जी। यहां हर खिलाड़ी अपने हिसाब से
गोटी सेट करता है। कल चिराग पासवान ने बड़ा दांव खेला, कहा कि मैं सामान्य सीट से चुनाव लड़के दिखाऊंगा। आप यकीन कीजिए बिहार की हिस्ट्री में बदलने वाली है। बिहार की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। उनके पिता से भी यह हिम्मत न दिखा सके। यानी दलित वोट पासवान वोट तो अपना है ही है, अब सवर्ण वोट भी उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा जो इधर उधर बिखरने का प्रयास हो रहा है। वो बिहार फर्स्ट बिहारी की बात कर रहे हैं, तो ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कर रहा है। अंतर समझिए, एक आदमी कह रहा है कि मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं तो इंक्लूसिव इंक्लूड कर रहा है, और एक आदमी कह रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी, प्राइवेट में आरक्षण दो, ये जाति उतना है, वो जाति इतना है, और उस जाति के नाम पे कार्ड खेल रहे हैं आप। तो हिंदुओं में एक जो फ्रेगमेंटेशन, जो एक डर शुरू हुआ, वो डर रूप क्या लेता है? पोलराइजेशन। अच्छा, आपने डर हमेशा ही भारी पड़ता है वादों पे, तो वो पोलराइजेशन का रूप लेगा, अगेंस्ट जंगल राज रूप लेगा। और जब आप आखिरी चरण में जब इलेक्शन होते हुए देखेंगे तो अंततोगत्वा आप देख लीजिएगा, जितनी सीटों पर ये कांग्रेस को राजद टिकट देगी, मुकेश सैनी को देगी, वो सारी सीटों को आप आउटकम देखिएगा 10% से ज्यादा रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और अंततोगत्वा आप देखिएगा कि राजद समवेयर मेजॉरिटी मार्क से, अभी जो दिख रहा है, मैं 2 महीने बाद क्या होगा पता नहीं है, वर्तमान परिस्थिति में समवेयर लैकिंग विथ एजेंडा एंड एट द सेम टाइम फैमिली के इश्यूज हैं। तो वो ये भी कंफ्यूजन। अब आप कल्पना कीजिए कि तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय यादव सारण में एक रैली करती है, तो कहेंगे ना कि मेरा जीवन बर्बाद किया, मैं तो यदुवंशी थी, मेरे पिता तो यदुवंशी हैं। ये इंपैक्ट लोकसभा में आपने स्वयं जाके देखा था, कहां पर? पूर्णिया लोकसभा जब आप कवर कर रहे थे, कि डेस्परेट इतने थे तेजस्वी यादव हराने के लिए पप्पू यादव, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि बीजेपी को यादव वोट कर देगा लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं करेगा। इंपैक्ट एकदम उल्टा हुआ, यादव ने पप्पू यादव को वोट कर दिया और उनको सत्ता में लेके आए। यानी यादव पप्पू यादव के साथ खड़ा हो गया। आप नवादा गए थे, आपने खुद कवर किया था अपने कैमरे पर, वहां क्या हुआ? राजवल्लभ यादव के समर्थन में यादव खड़ा हो गया, 1.5 लाख के मार्जिन से जीते बीजेपी के कैंडिडेट वहां पर। तो जो सबसे मजबूत पक्ष माना जाता है, वो मजबूत पक्ष दरक रहा है ना आशुतोष। लेकिन एक पक्ष और भी देखना होगा कि आरजेडी जो विगत 1 साल से राजनीति कर रही है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कोर वोट को तोड़ने की कोशिश कर रही है, कोयरी समाज, कुमरी समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसका आप देख सकते हैं कि नवादा में टिकट देना कोयरी समाज से, क्या ये जो एक नया फॉर्मूला इजाद की है आरजेडी, इसका इम्पैक्ट कहीं पड़ रहा है या फिर लोग डर रहे हैं अभी भी? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि किसी भी फॉर्मूले को समझने के पहले उस सामने वाला जो वोटर है उसके माइंडसेट को समझना पड़ेगा कि वो कितना टैक्टिकल वोटिंग करता है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि मुसलमान टैक्टिकल वोटर है, तो मुसलमान का टैक्टिकल वोटिंग होता है कि सामने जो भी खड़ा है कैंडिडेट बीजेपी के अगेंस्ट में, उसको जिताना है, राइट ना। कुशवाहा समाज को टेक करते हैं। कुशवाहा समाज का जो टैक्टिकल वोटिंग है, वेरी शार्प वोटर, वेरी इंटेलिजेंट वोटर, वो वहां वोट करेगा जो उसके समाज से लोग जुड़े हैं। तो उनके समाज से तो नीतीश कुमार जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं इसीलिए मैंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में अंतर कहां पड़ता है। वो मोदी की लड़ाई थी या नीतीश की लड़ाई है, और इस बार नीतीश के सर्वाइवल की लड़ाई हो गई है। सिंपैथी कैसे साथ साथ चलता है आप देखिए। उनके बेटे आते हैं निशान, और कैमरे पर एक बात बोलते हैं, पिताजी ने बहुत विकास किया है, और राजद और पिताजी के विकास में कोई तुलना नहीं हो सकती। हम यही कहेंगे, विकास के साथ जाइए। तो अभी कंपैरिजन का तो दौर स्टार्ट हुआ नहीं है, क्योंकि सुपर कैंपेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन आप हैवी वेट्स देखें, एक तरफ एनडीए में जो हैवी वेट्स हैं, जब चिराग पासवान होंगे, मोदी होंगे, योगी होंगे, अमित शाह होंगे, ललन सिंह होंगे, नीतीश कुमार, और सिंपैथी क्रिएट कर चिराग पासवान और सिंपैथी क्रिएट करने के लिए जब पिताजी के पक्ष में बेटा बोलेगा, सिर्फ उसको यूं परिवारवाद की तरफ मत देखिए, क्योंकि निशांत अपने मर्जी से नहीं आ रहे हैं, निशांत को लेकर के आ रही है जदयू की कैडर। दोनों में अंतर हो जाता है। राजद ने
तेजस्वी यादव को किया अपने परिवार को और अपनी पहचान बचाने के लिए। जदयू नीतीश जी की लेगेसी बचाने के लिए नहीं कर रही है। जदयू नई लेगेसी खड़ा करना चाहती है निशांत के माध्यम से, कि मेरा कोर जो धानुक कुर्मी पटेल वोट है वो हम नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये जो धानुक समाज और पटेल समाज जो स्पेशली है वो इस बिंदु पर है इस वक्त कि अगर ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि सारा खेल आशुतोष पावर बैलेंस का है, ठीक है। तो पावर बैलेंस में कौन से दो कम्युनिटी है, जो आप यहां पे सर्वे हुआ था कास्ट के साथ, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, तो पावर बैलेंस में जो तीन चीजें सामने है कि बिहार के लगभग 60% प्रॉपर्टी पर तीन जातियों का सबसे अधिक प्रभुत्व है। उसमें जो तीन जातियां आई उसमें एक पटेल था, उसमें दूसरा यादव था, और तीसरा जो है, तीसरा और चौथा कह लीजिए एक भूमिहार था और कुशवाहा समाज। ये चार लोग बहुत प्रभावशाली बिहार में, ये चार कम्युनिटी है। इनमें से एक कम्युनिटी बहुत सीमित है, लेकिन दूसरे कम्युनिटी जो पटेल वर्सेस यादव की वास्तविकता है वो ब्यूरोक्रेसी से लेकर के सरकारी नौकरी में अपने चेक एंड बैलेंस की लड़ाई लड़ता है। तो लोग सोचते तो हैं कि नीतीश कुमार और ये जब मिले तो मिल जाते हैं, पर वो भी चेक एंड बैलेंस की लड़ाई है कि नीतीश चूंकि साथ में है तो हमारे अस्तित्व पर खतरा नहीं है, लेकिन नीतीश नहीं होंगे तब हमारे अस्तित्व। इसीलिए आप देखेंगे कि इस वक्त वो भी टैक्टिकल वोटिंग करना शुरू कर चुके हैं, और ये जो स्थिति पैदा हो रही है इसमें किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ जो भीड़ चल रही है वो किसकी है। अब ये देखिए, प्रशांत किशोर पे आए तो बहुत बड़ा सवाल, लेकिन प्रशांत किशोर पे आने से पहले मैं थोड़ा सा तेज प्रताप पे आपका राय जानना चाहूँगा। जिस तरह से परिवार में लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को हटा देते हैं, जबकि तेज प्रताप यादव अगर एक तरह से देखिएगा तो तब तो स्टैंड लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी के टाइम पे भी लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया। लेकिन मैं तो ये तेज प्रताप, ये फैमिली मैटर है, उस पे नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं एक सवाल, राजनीतिक सवाल है। तेज प्रताप का हटाना, परिवार से, पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित करना, ये कहां तक दिख रहा है? मतलब क्या ये बैलेंस्ड है या फिर ये इसका इम्पैक्ट चुनाव में निगेटिव पड़ने वाला है? ये भी पावर सेंटर की लड़ाई है। लालू प्रसाद यादव जी टेक्निकली अब बहुत अस्वस्थ हैं, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को नाम से अब पहचानते भी नहीं है। ठीक है, राजद की धुरी को समझते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का ये निर्णय नहीं था, तेजस्वी के दबाव में उन्होंने लिया? मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, आप अपने प्रश्नों को मेरे मुंह से मत निकलवाइए ना, स्मार्ट मत बनिए, वो काम मेरे को करने दीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पावर सेंटर कैसे बैलेंस होता है। आप उनके ट्वीट को पढ़ें। जो आदमी इस मनस्थिति में ना हो कि वो किसी को पहचान सके, जिस प्रकार के विशुद्ध हिंदी का प्रयोग आपके दर्शक उस ट्वीट को देखें, विशुद्ध हिंदी जिसमें उर्दू का एक भी शब्द प्रयोग नहीं हुआ था। जो लालू जी को जानते हैं 40 सालों की राजनीति में, लालू जी के एक सेंटेंस में 5 उर्दू शब्द होते हैं, तो वो ट्वीट उन्होंने नहीं लिखा है। लेकिन अगला जो ट्वीट कोट करती है रोहिणी जी, उस ट्वीट के पैटर्न को और लालू प्रसाद यादव जी के पैटर्न को जब आप मिलाते हैं, एकदम सिमिलर आता है। किसी एक के कीपैड पर कह सकते हैं सारा कुछ लिखा गया। अब मैंने कहा पावर बैलेंस, तो पावर बैलेंस कैसे है? हरियाणा से आईटी सेल ऑपरेट हो रहा है। मिसा जी के हस्बैंड राजद के एक सेक्ट में पॉपुलर भी हैं, सभ्य माने जाते हैं, सौम्य माने जाते हैं, वो भी एक पावर सेंटर है। रोहिणी भी एक पावर सेंटर है। एक पावर सेंटर पे तेजस्वी खड़े हैं और एक पावर सेंटर पे तेज प्रताप खड़े हैं। 4 खंबे हैं, ठीक है। अब इनमें से किसी एक पावर सेंटर को जीतना है तो 2 पावर सेंटर को खत्म करना होगा। तो अगर रोहिणी और तेजस्वी मिल जाते हैं, एक को निकाल देते हैं, तो मिसा का बैलेंस कमजोर होता है। ठीक है, मिसा का बैलेंस कमजोर होता है। अब आप देखिए, हरियाणा से जो संजय यादव जी के थ्रू पूरा आईटी सेल वगैरह ऑपरेट होता रहा, उसको लेकर के कई शिकायतें रही हैं राजद के ग्राउंड वर्कर्स में कि तेजस्वी जी से तो मिलना मुश्किल है, उतना तपस्या करेंगे तो हम भगवान को पालेंगे, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। राजद का जो परंपरागत रूप से लालू प्रसाद यादव जी के समय ढांचा था वो नहीं हो रहा है। ये वास्तविकता है, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में जब टिकट वितरण होता है तो सब पावर सेंटर है, सब टिकट बांटते,
अरे 10 को 20 को टिकट तेज प्रताप यादव के खाते में जाता ना जी, तो 10 को टिकट विधानसभा में राजद के सिंबल पे जाने के लिए कितना रुपया आता? लगभग आप देखिए पत्र 50 लोग कोई माने ना माने, लेकिन लोग तो जानते हैं कि टिकट बिहार में बिकता है, सभी पार्टियां बेचती है, जदयू बिकता 40 से 50 करोड़ मिनिमम। अब जो भी आता, लेकिन पैसा तो आता ना जी, तो काहे के लिए को फालतू दावेदार बढ़ाएंगे? 3 गो में समेट लेंगे। अब 3 गो में भी एक बैलेंस बाद में देखा जाएगा, अभी जब जरूरत पड़ेगा तो एक ये किया जाता है, 2 पे पाए पे ही कुर्सी चलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजद के अंदर इनफाइटिंग्स हैं, और ये इनफाइटिंग्स तब तक दिख नहीं रही है फ्रेम में जब तक लालू प्रसाद जी जीवित हैं। ये इनफाइटिंग भविष्य में और आपको दिखेगी, और अब इतना मैं कह सकता हूं। किस तरह से, जैसे जनसुराज को देख रहे हैं, जनसुराज की रैलियों में जिस तरह से भीड़ आ रही है, लेकिन जनसुराज में मेरा 2 सवाल होगा। इस भीड़ को पहले आप कैसे देखते हैं, पहले ये बताइए, क्या मुस्लिम कम्युनिटी के वोट बैंक पे सेंध मार रही है जनसुराज या नहीं? ठीक, पहले आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, एज अ वोटर आप मुस्लिम समाज को कैसे देखते हैं? मुझे पता है कि मुस्लिम समाज उसी को वोट करेगा जो बीजेपी को हराएगा। नहीं, ये करेक्ट उत्तर नहीं है। मुस्लिम समाज उसको वोट करेगा जिसको लोग इंडिकेट करके कहेंगे कि इसको वोट करना है। नहीं, लेकिन आज के डेट में बिहार में एक आप देखिए पैटर्न को देखिएगा, तो मुस्लिम कम्युनिटी उसी को वोट कर रहा है जो बीजेपी को हरा रहा है, वो चाहे उस विधानसभा सीट से कोई हो, निर्दलीय क्यों ना हो, लेकिन निर्दलीय को वोट कर देगा, लेकिन बीजेपी को हराने वाले को ही वोट करेगा। 2020 में ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लिमीन के 5 विधायक कैसे जीते? AIMIM आप देखिए किशनगंज में उस स्टैंड पे थी जहां से कि वो बीजेपी को हरा पाती। एग्जैक्टली माय पॉइंट, यही तो मैं पॉइंट बोल रहा हूं कि अगर वो MIM जीत रही थी वहां पर, तो राजद को वोट करते तो राजद जीत जाती। यानी उनकी लॉयल्टी राजद के प्रति नहीं है, उनकी लॉयल्टी राजद या कांग्रेस के प्रति नहीं है, राइट? पहले मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं। ये तो साबित हो गया कि लॉयल्टी राजद और कांग्रेस के प्रति नहीं है, क्योंकि राजद और कांग्रेस एक नेचुरल चेहरा दिखता है बीजेपी को डिफीट करने के लिए बिहार में, तो उसके साथ खड़े हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या प्रशांत किशोर, बातें तो मुसलमानों की बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या इतने बड़े फोर्स हैं कि वो हरा पाएंगे? अगर वो उस पोजीशन पर पहुंचेंगे तो चंक्स मिल सकते हैं, 1%, 2%, 3%। शुरुआत में टेस्ट होता है। अरविंद केजरीवाल को अगर आप देखेंगे दिल्ली में 2013 के इलेक्शन में, तो मुसलमानों का मात्र 15% मत मिला था। अगर वो मत 50% हो जाता तो पहले बार में ही केजरीवाल सत्ता में आता है, भयंकर आते। लेकिन मुसलमान टेस्ट कर रहा था। दूसरी बार में मुस्लिम कंप्लीट शिफ्ट हुआ और कांग्रेस का वोट शेयर 6% पे आ गया। यानी कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी नहीं थी, दिल्ली में भी नहीं थी। अब प्रशांत किशोर की ये जो सॉफ्ट मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, ये बीजेपी के लिए वरदान है। देखिए, बीजेपी के कैडर को हिलाने के लिए एक बीजेपी राइट साइड में खड़ी है, राइट विंग। स्ट्रेट बात में करता हूं, मैं बिहार के अन्य पत्रकारों की तरह घुमा फिरा के बात नहीं करता। बीजेपी जहां पे खड़ी है वो राइट विंग में खड़ी है, और राइट विंग का वोटर आज के संदर्भ में वो बंगाल से स्वयं को शर्मिष्ठा से जोड़ता है, बांग्लादेश से जोड़ता है। उसके लिए हर वो इशू, ऑपरेशन सिंदूर से लेके कुंभतक से लेके रामलला के मंदिर तक, हर वो इशू, वो बिहार के हिंदू का इशू, यूपी के हिंदू का इशू, वो हरियाणा के हिंदू का इशू, वो कोर सेम है। जो लोग राजनीतिक रूप से भ्रमण नहीं करते, अपने एसी कमरों में बैठ करके विश्लेषण करते हैं, उन्हें ये डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। और जितना समझ में नहीं आ रहा, हर बार सरप्राइज करते हैं कि यार महाराष्ट्र में 200 सीट कैसे जीत गई। आपको देखना चाहिए था कि बाला साहब ठाकरे के औलाद पर पहली बार में कंफ्यूजन था कि कुछ भी था, ये कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। लेकिन एक बार जब वो कांग्रेस के साथ चलेगा और लोकसभा में जो उनका स्टैंड रहा, उसके बाद विधानसभा आते आते हिंदू एकदम वापस राइट पे पहुंचा। बोला ना, ये भी एंटी हिंदू हो गया, ये भी अंगूर के गुच्छे से टूट गया। एंटी हिंदू को सबक सिखाना। और देश भर में कल पवन कल्याण के स्टेटमेंट को देखिए, वो भी शर्मिष्ठा के प्रकरण पे कैसे बोल रहे हैं। तो देश भर में जो एक हिंदुओं का सेंटिमेंट है ना, अब वो 2014 से पीछे नहीं जाएगा, अब वो आगे जाएगा। और जो हिंदू के साथ खड़ा होगा, देखिए समय बहुत बलवान होता है। जो देश में हिंदुओं का एक जितना आप कास्ट के नाम पर तोड़ने का प्रयास करेंगे, उतना एकजुट होता जा रहा है। उसका कारण है कि एक समय के बाद
इस देश में हिंदुओं का एक अलग ढंग से पुनर्जागरण शुरू हुआ है। अब वो 2014 से पीछे नहीं जाएगा। आप देखेंगे भविष्य में एंटी हिंदू नेताओं को संभवतः इस देश में जनता दुत्कारेगी, उनके साथ अभद्र व्यवहार भी शुरू होगा, और समय वो दूर नहीं है। मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन ये अटल सत्य है, ये होके रहेगा। जूते चप्पल से हिंदू द्रोही नेता पीटे जाएंगे। मतलब ये तो आपने इस सवाल को हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया। नहीं, मेरा नहीं, जवाब मैं चाहता हूं ये कि क्या आप देख रहे हैं जनसुराज को? हिंदू वर्सेस जनसुराज मुस्लिम कितने परसेंट, मेरा सवाल ये था कि जनसुराज कितने परसेंट वोट मुस्लिम का काट रहा है, ये बताइए। आप जैसे आपके नजर से। पत्रकारों के साथ यही समस्या है। रियलिटी चेक को आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जो समाज है, जो समाज सोच रहा है, जो दिख रहा है, उसको जब तक आप आंख पर पट्टी बांध करके इग्नोर तो करेंगे, आपके हिसाब से तो ये हो गया ना कि मुस्लिम कम्युनिटी का वोट उधर चला जाएगा सीधे तौर पे, जो बीजेपी को हरा रहा है, हिंदू कम्युनिटी का वोट बीजेपी और एनडीए को मिल जाएगा। तो जनसुराज को क्या मिलेगा? मतलब शून्य बट्टा सन्नाटा, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं सुनना चाहता था। चलिए आते हैं, लेकिन क्या आपकी इस बातों से आनंद मिश्रा, नाम तो सुने ही होंगे, आनंद मिश्रा भी इस चीज़ को भांप लिए हैं क्या? क्योंकि विगत 10 दिनों से 15 दिनों से जो उनका ट्वीट आ रहा है, वीडियोज़ आ रहा है, और जो प्रशांत किशोर का आनंद मिश्रा के साथ बयान आया आनंद मिश्रा को लेकर, क्या आनंद मिश्रा बीजेपी में आ रहे हैं, या फिर वो समझ गए हैं कि अब जनसुराज का कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए साइड लाइन लो? मुझे ये पता नहीं कि वो आने वाले कि नहीं, वो तो मन की बात है। लेकिन एक समझदार पॉलिटिशियन देश के पॉलिटिकल टेम्परेचर को नापता है समय समय पर। इसमें कई लोग हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के कई लीडर बीजेपी में आए, बीजेपी के कई लीडर कांग्रेस में जाते हैं अपने बदलाव के हिसाब से। बात यहाँ पर यह है, जो मैंने मूल बात कही कि इस वक्त बिहार का पॉलिटिक्स एकदम डिवाइडेड पॉलिटिक्स है। उसमें जनसुराज शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, ये बताइए शिक्षा और रोजगार के नाम पर राजद को 35% वोट मिल सकता है? उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है 15 साल लालू जी का, नहीं मिल सकता, और 2.5-3 साल तेजस्वी, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। लोग डरे हुए हैं, मैं भी नहीं मिला है ना, मिलता है ना, 40% वोट मिलता है ना। तो वो तो उनका अपना कोड वोटिंग मिलता है। उस कोड वोटर को शिक्षा स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब एक सेगमेंट 35% के आसपास का है जिसके लिए मूल रूप से ये चीज नहीं है, तो दूसरा वाला मूल रूप से वही देखेगा? वो नहीं देखेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि सामने वाले का मकसद वो नहीं है। और रही बात सतत विकास, एक प्रक्रिया है, तो वो विकास दिखता है। 1000 करोड़ का चिराग पासवान इन्वेस्टमेंट लेके आ गए कैंपा कोला का बेगूसराय में। आज तक बिहार के पिछले 40 सालों के राजनीति को मैं देख रहा हूं, कोई माई का लाल लेकिन पैदा। एक सवाल पैदा होता है कि क्या बिहार हमेशा से ऐसे ही चलेगा? क्या बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन पे अगर कोई बात कर रहा है, वोट नहीं मिल रहा है उसको, तो मतलब ये तो गलत जनता। बात है। देखिए, ये हाफ ट्रूथ है। नीतीश कुमार ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बदला है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये 2004 के बाद पैदा हुए लोग हैं, या इस बिहार में वो लोग भी हैं जो पिछले 40-50 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं या बिहार को देख रहे हैं। मैं 2005 में सोच नहीं सकता था पटना में मेट्रो, मैं डबल डेकर ब्रिज नहीं सोच सकता था। पटना को लालू प्रसाद यादव ने एक गांव बोला था, ऑन रिकॉर्ड बात है, ठीक है। चरवाहा विद्यालय खोले गए थे, ये माइंडसेट था, ये माइंडसेट था। धन व्यय, संसाधन का व्यय, रिजल्ट, वहां किसी भी चरवाहा विद्यालय के खंडरों में चले जाइए, लोग गांजा फूकते हुए नजर आएंगे, ये फैक्ट है। अब नीतीश कुमार का आपको विजन बताता हूं। कहा जाता था बिहार में कि 2005 के बाद, जदयू वाले भी सुने मेरे इस स्टेटमेंट को, शायद संभवतः उनको कुछ मिलेगा पॉइंट, शॉर्ट्स बना ले जदयू वाले। 2005 के पहले कहा जाता था बिहार की बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती शाम के 6 बजे के बाद, राइट। नीतीश कुमार आया, पहली चीज उन्होंने क्या की पता है? उनको साइकिल दिया। साइकिल से वो कोचिंग सेंटर तक पहुंची, विद्यालय पहुंची, तो पढ़ाई की, पढ़ाई किया। उसके बाद नीतीश कुमार ने सेकंड ऑप्शन क्या दिया?
आरक्षण इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, 45% महिलाओं को आरक्षण, किसी कास्ट को नहीं, महिला को ही उन्होंने कास्ट बना दिया। महिला नौकरी में आई, शिक्षिका बनी, अफसर बनी, पुलिस में गई। परसों रात को मैं देख रहा था बेली रोड के पास महिला रात के 11 बजे गश्त लगा रही है। यानी कितना बड़ा चेंज हुआ 20 साल में। जो शाम के 5 बजे से, या जो शाम के 5 बजे के बाद बिहार में घर से बाहर नहीं निकल रही है, वो रात को 11 बजे पहरा दे रही है, बिहार को सुरक्षित करने का काम कर रही है। अगर ये महिला इंपावरमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट नहीं है, तो मुझे डेवलपमेंट का कोई परिभाषा बता। तो बीजेपी के नेता क्यों स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं? अभी नेता ही बन चुके हैं अभी सोकॉज मनीष कश्यप, जिन्होंने पीएमसीएच को लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा करके रखा है। तो मतलब वो गलत है, या फिर आपकी व्यवस्था जो आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है वो गलत है? व्यवस्था में सुधार की संभावना आशुतोष जी हमेशा रहती है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनता है, बनाया जाता है, बनाना पड़ता है, और इस बात को समझना पड़ेगा आपको। तो पहली चीज यहां पर, ये जो पहला पॉइंट है कि मनीष कश्यप वाला प्रकरण क्या है, तो मनीष कश्यप का जो प्रकरण है, पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स का एक लॉबी है, वो लॉबी शुरू से रहा है। अब दोनों के अपने अपने पक्ष हैं गुरु। बिहार में पीएमसीएच इतना इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है, वहां पर जो सीमित संसाधन है उसमें आप जूनियर डॉक्टर्स के वर्किंग आवर जानते हैं? जानते हैं आप वर्किंग आवर? 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे। और उसमें कितने पेशेंट को वो देखते हैं? पीएमसीएच में रोज लगभग 1500 तो नए मरीज आते हैं। 1500 मरीज नहीं नए आते हैं, हर एक डॉक्टर दिन का 1000 पेशेंट, लेकिन 60-70 सीट से ज्यादा है नहीं सर वहां पे। मैं वही कह रहा हूं। तो ये 20 साल में कैसा विकास हुआ, मैं यही जानना चाहता हूं ना, कि एक पीएमसीएच जो पूरे राज्य को संभाल रहा है, वो मैं पीएमसीएच का बात कर रहा हूं, मैं आईजीएमएस इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूं, एम्स इंक्लूड कर दे रहा हूं। 70 सीट है आईसीयू का आईजीएमएस में, 70 से 75 सीट है सेम पीएमसीएच में, एम्स में आपका लगभग 90 सीट है। वेरी गुड। तो आप अगर तीनों को मिलाइएगा तो ओवरऑल 300 से कम है। तो क्या 300, ये बिहार की हकीकत है। 20 साल में अगर मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए तो मात्र 300 लोगों का इलाज इन हॉस्पिटल में संभव है। देखिए इन 3 हॉस्पिटल में तो उसके खिलाफ अगर मनीष कश्यप आवाज उठाता है तो उसको मारा जाता है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनीष कश्यप और इवन डॉक्टर्स, दोनों के साथ अपनी अपनी समस्याएं। मनीष कश्यप ये आवाज डॉक्टर्स के विरुद्ध उठाने के बजाय नीतीश कुमार से क्वेश्चन करते। क्वेश्चन गलत है। डॉक्टर्स मेडिकल के सीट कैसे बढ़ा, इमरजेंसी सीट कैसे, जूनियर डॉक्टर कैसे बढ़ाएगा आप बताओ। आपसे मैं स्टूडियो में अभी बोलूं कि 4 लोगों को और यहां पर बिठाइए, वो भी बात करना चाहते हैं, आप कैसे बिठाओगे? स्टूडियो मेरा है। सही बात। आई एम होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल। सो इफ मनीष कश्यप उनको बहस करना है तो डॉक्टर से, जूनियर डॉक्टर से बहस करके कोई आउटकम ही नहीं निकलना था। उनको डायरेक्ट सवाल पूछना था, वो जाते नीतीश कुमार से ये सवाल पूछते। मैं उनके साथ ही हूं कि भाई 20 साल में इतने कम। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे। मंगल पांडे से मैंने वही पूछा, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे, बीजेपी के। परसों तक वो बीजेपी के नेता थे। तो जाते और स्वास्थ्य मंत्री से पूछते कि इतने सालों से आप स्वास्थ्य मंत्री है, काहे नहीं सीट बढ़ाए? आप जूनियर डॉक्टर से लड़ रहे हैं। जूनियर डॉक्टर कैसे बेड बढ़ा सकता है? मुझे इस बात का उत्तर दीजिए आशुतोष जी, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। देखिए मैं इसका उत्तर, जूनियर डॉक्टर कैसे बेड बढ़ा सकता है? मैं अभिषेक भैया पीएमसीएच में जब मैं पीएमसीएच का एक हकीकत बताना चाहता हूं। आप सब चीजें छोड़िए। नहीं मैं एक बात, मेरी बात सुन लीजिए। जो पीएमसीएच के अंदर की घटना है, ठीक है। जब मैं बीपीएससी वाले मामले में, मेरा कैमरा और ललन टॉप का कैमरा दोनों सिमिलर अंदर जाता है। ठीक है, सुनिए, हमने वो सारी चीजें दिखाई कि किस तरह से लोगों के साथ ट्रीट करते हैं ये डॉक्टर्स।
इतना गंदा वहां का व्यवस्था है कि अगर आप एक बार देख लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि बैंडेज करने के लिए भी आप किसी को रिकमेंड कीजिएगा। वो साक्ष्य है खबर फर्स्ट और एटीएस पे। अंदर जाते हैं मनीष कश्यप, बात करते हैं, और वहां पे एक डॉक्टर्स नहीं होते हैं, वहां पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहते हैं वहां पे। मुद्दा क्या था? मैं बता रहा हूं, सुनिए। मुद्दा ये था कि वहां पे एक आम आदमी का इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा था। ठीक। वो उनके फैमिली से नहीं थी। ठीक। वो सारी चीजें वो बोलने जाते हैं। देखिए वहां पे डॉक्टर्स खेल क्या करते हैं कि डॉक्टर सारे मेल डॉक्टर्स बाहर निकल जाते हैं, फीमेल डॉक्टर्स एक रहती है, उसके बाद बाहर से लॉक कर दिया जाता था। अब ये बताइए मुझे कि वो डॉक्टर्स जो थे वो क्यों बंद किए गेट? ठीक है, अब मैं इस यहाँ पे तो लॉबी, वो जो लॉबी है उसका तो वो दुरुपयोग कर रहा है ना। एग्जैक्टली आपने रिपोर्टिंग की, वो सारे चीज बताया, तो एग्जैक्टली मेरा वही पॉइंट है अभी भी कि क्वेश्चन तो मंगल पांडे से ना बनता है गुरु, स्वास्थ्य मंत्री। देखिए, आप चपरासी से किसी ऑफिस की व्यवस्था बदलने को बोलेंगे या उस ऑफिस का जो बॉस है उससे बोलेंगे? तो मतलब ये तो मानते हैं कि मंगल पांडे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी है, क्योंकि वो बहुत बार रह चुके हैं। अरे यही तो मेरा होल एंड पॉइंट है आशुतोष, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन मंगल पांडे से बनता है कि मंगल पांडे जी, इतने दिनों तक आप स्वास्थ्य मंत्री रहे, आपके बिहार के प्रोमिनेंट हॉस्पिटल में ये कुव्यवस्था फैली हुई है। यू हैव टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट। समझ रहे हैं बात को? बात यह है कि डॉक्टर एक वो भगवान बना दिया जाता, पर है मानो एक दिन में 10, 20, 50 पेशेंट देखोगे आप, इरिटेट नहीं होगे, लेकिन नंबर जैसे ही 300, 400 पहुंचेगा ना, इरिटेशन होने लगता। आप नहीं 400 में इरिटेशन छोड़ो। आपने बोला ना कि बिहेवियर, मैं ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी की बात करता हूं। 400 पेशेंट को देखने के लिए एक पेशेंट पे आप कितना समय दोगे? 400 पेशेंट देखने बोलेगा तो एक पेशेंट पे 2 से 3 मिनट बहुत हुआ। 2 से 3 मिनट, तो 2 से 3 मिनट जब आप एक पेशेंट पर टाइम दे रहे हो तो कैसे, आइए हुजूर, बैठिए हुजूर, कैसे कीजिएगा? पैड लीजिएगा, क्या हुआ है, क्या बीमारी हुआ है, कब से हो रहा है, क्या फीवर है, हाँ ठीक है, चेक किया, नीचे दवा लिखे, निकलिए, अगला नेक्स्ट। मतलब आप समस्या का समाधान जो है ना, मेरा बेसिक सिद्धांत कभी नहीं बदलता आशुतोष। इस देश में बढ़ती हुई आबादी और बिहार का जनसंख्या घनत्व मूल समस्या का कारण है हर चीज का। इस पर जब तक इस देश के कोई नेता, कोई पत्रकार बात नहीं करेंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। 400 पेश आप पूछ रहे थे ना कि इतना हुआ, 400 बेड जब तक तैयार करेंगे, बिहार की जनसंख्या 800 बेड मांगेगी। जब तक 800 बेड के लिए आप प्रिपेयर होंगे, 1600 बेड मांगेगी, क्योंकि वो बढ़ रहा है अनकाउंटेबल ढंग से। प्रोडक्शन रेट देख लीजिए, कोई मानने को तैयार होगा कैमरे पर जब मैं सत्य बोलूंगा कि नॉर्मल बिहार में, नॉर्मल आप किसी भी मुस्लिमों के कॉलोनी में चले जाइए, 4-5 बच्चे एक मुस्लिम के होते हैं, 6 बच्चे आज के समय में। फिर आप कहिएगा कि खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी सरकार की, आपकी कोई समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन फिर वहां पे कम्युनल एंगल आ जाता है, आता है ना, और फिर आप लोग कहेंगे कि अभिषेक भैया आप हर चीज को वहां क्यों लेके जाते? फैक्ट को समझे बिना, फैक्ट को जांचे बिना, बीइंग एन इंजीनियर, आप भी इंजीनियर है इसलिए मान लो, जब तक आप कंक्लूजन पर मत पहुंचिए, पहले ये देखिए कि समस्या कहां आ रहा है। प्रैक्टिकल किए थे ना। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है? मैंने ये कहा ही नहीं। आप अपने प्रश्नों को मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैंने तो मंगल पांडे सवाल किए हैं, आप अपने प्रश्नों को मेरे मुंह में मत डालिए। मैं कह रहा हूं कि जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे, स्क्रू गेज उठाएंगे, 0 एरर मिलाएंगे, तो आप देखेंगे ना कि कहां 0 एरर है मेरा और कहां कितना समस्या है। तो 0 एरर को पहले ठीक कीजिए। जब तक 0 एरर को ठीक नहीं करेंगे तो 20 साल में 0 एरर ठीक नहीं कर पाए। फिर वही बात, नहीं सवाल देखिए, मेरा बात समझिए कि 38 जिला है बिहार, ठीक है, क्या 38 जिला में आप खुद घूमे हैं? सारे 38 जिला हम दोनों भाई घूमे हैं। अच्छा हॉस्पिटल है 38 जिला में?
नहीं, वही वही सदर हॉस्पिटल है। सदर हॉस्पिटल की स्थिति क्या है वो हाँ, आपसे हमको हमसे पता छुपा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एक डीएनएस और आरएल और नहीं, एनएस छोड़ के कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात तो कर रहा हूं। ये जो है देखिए जनसंख्या, आपने बहुत अच्छा बात कहा कि ये एक एकदम पॉइंट है, इसको तो सही करने से ही सब चीज सही होगा। लेकिन सवाल ये है कि उस सदर अस्पताल का व्यवस्था अगर खराब है, उसका प्रश्न का उत्तर उस जो- फिर वही बात, उसका तो तो दे चुका मंगल है। पांडे को हटाइए, तब बीजेपी को क्यों सपोर्ट करना? 20 साल में बीजेपी ने आज तक तो स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं ठीक किया। नहीं नहीं, 20 साल आप काउंट ही गलत कर रहे हैं। 20 साल में 3 साल ही नहीं रहे ना सर। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव भी रहे 1.5 साल। अब ये मत कहिए कि नहीं रहे। रहे हैं तेज प्रताप तेजस्वी यादव, एक मिनट रुक जाओ। तेज प्रताप यादव भी रहे और तेजस्वी भी रहे, दोनों भाई रहे। वो दोनों तो निकम्मे हैं, उनको मैं साइड करता हूं आपके हिसाब से, लेकिन मंगल पांडे पे आते हैं जो काम करते हैं उन पे। फिर वही बात नहीं, बात तो है ही नहीं काम करने की। फिर आप मेरे पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि जब 40% को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 60% को भी उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन तो इसी पे है ना कि बिहार के विकास पे मतलब नहीं होल एंड सोल तब कहिए कि जनता जिम्मेवार है, क्योंकि जनता का मांग ही नहीं है कि विकास का, वो विकास चाहती ही नहीं है, जाति पे वोट करती है, इसलिए ऐसा ये सारी चीजें हो रही है। और क्या? तो चलिए इस यही तो शो से बहुत बड़ी चीज निकल कर आई है। और देखिए अगर आप इस शो को पूरा देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा पूरे बिहार का हकीकत, कि बिहार के इस बर्बादी का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो किसी नेता, किसी पार्टी, किसी पॉलिटिशियन का नहीं है, हमारा है, आपका है। 13 करोड़ आवाम जिम्मेवार है इसकी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने जो मांगा आपको मिला है। आपने कभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे वोट नहीं दिया, इसलिए आपको ये सारी चीजें नहीं मिली है। तो इसलिए 2025 में इन तीनों मुद्दे पे मैं चाहूंगा, और अभिषेक भैया का भी यही कहना है ना कि 2025 में इस 3 मुद्दे को भी इंक्लूड किया जाए। अब वोट देने से पहले लोग सोचे। देखिए इस देश की राजनीति सिंस इंडिपेंडेंस इन्हीं 3 मुद्दों पे नेता बात करते हैं, लेकिन इन 3 मुद्दों पे ना नेता वोट मांगते हैं ना जनता वोट देती है। ये बात ऐसा नहीं है कि मोदी जी आएंगे तो स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे, नीतीश जी आएंगे तो स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, और तेजस्वी जी बात नहीं करेंगे। तीनों बात वही करेंगे। नीतीश जी, मोदी जी का जो 22 मिनट का भाषण था अभी, उसमें एक बार भी स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, इन सारी चीजों पे नहीं हुआ। सिंदूर, सिर्फ और सिर्फ सिंदूर पे बात। उन्होंने तो कहा, वो तो सेंटर की पॉलिटिक्स पर बात कर रहे थे। वो बिहार का इलेक्शन के लिए अब आएंगे तो बिहार का इलेक्शन पे बात करेंगे। जब बिहार के इलेक्शन पे आएंगे, वो तो बिहार का मुद्दा नहीं था ना, उद्घाटन जिस चीज के लिए करने गए थे वो सेंटर का ग्रीनफील्ड के लिए करने गए थे, तो सेंटर ने ग्रीनफील्ड दिया है तो दिया है, उसको कैसे डिनाई आप कर सकते? तो चलिए इलेक्शन से जुड़ी हर खबर हम आपको बताएंगे। ना स्याही का दोस्त है ना सफेदी का दुश्मन, आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखाते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।